Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind sir. So student, in last video we have discussed about the agricultural sector reforms. पिछले वीडियो में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में बात बताया था और जो ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 1950 टू 1990 1950 से लेकर 1990 तक हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म कर रखा था, उस टॉपिक को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स कर रखा है दैट इज ए लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। भूमि से रिलेटेड हमने क्या क्या सुधार कर रखा है दैट इज लैंड रिफॉर्म्स। नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द दैट इज ए टेक्निकल रिफॉर्म्स, दैट इज अ टेक्निकल रिफॉर्म्स। तकनीकी रिफॉर्म्स हमने क्या क्या कर रखे थे एग्रीकल्चरल से रिलेटेड, और इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पर टेक्निकल में किस हिसाब से किया। वी विल यूज HYV सीड्स, HYV सीड्स का यूज कर रखा है, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, हरित क्रांति के बारे में। तो आज हमारा स्पेशल जो टॉपिक का फोकस रहेगा दैट इज टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल का मतलब क्या हो गया, तकनीकी। अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें टेक्निकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ रखी है। तकनीकी के सुधार की मेन बात है क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो हो रही थी दैट इज़ लो प्रोडक्टिविटी, दैट इज अ लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, हमारी जो ज़मीन है वो उस हिसाब से हमें आउटपुट वगैरह नहीं दे पा रही है। तो हमने टेक्निकल रिफॉर्म्स लिया। टेक्निकल रिफॉर्म्स में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर यूज कर रखा है HYV सीड्स। हमने किसका यूज़ करेंगे, HYV सीड्स, जिसका फुल फॉर्म हमें याद होना चाहिए हाई येल्डिंग ऑफ वेराइटीज़, हाई येल्डिंग ऑफ वेराइटीज़, अलग अलग वेराइटीज़ के अच्छे अच्छे क्वालिटी के बीज को हमने यूज करना है। और जब हम HYV सीड्स का यूज़ करेंगे तो इसके साथ साथ हमें और कुछ चीज़ों का भी यूज़ करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर केमिकल का भी यूज़ करना पड़ेगा, केमिकल फर्टिलाइज़र। इससे पहले हम क्या करते थे, फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ नहीं करते थे। यहाँ पर अब हमें यूज़ करना पड़ेगा इंसेक्टिसाइड्स का। किसका यूज़ करना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड्स। हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा पेस्टिसाइड्स, जो कीड़े मकोड़े मारने वगैरह के लिए रहते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे। तो जब हम इन चीज़ों का यूज करेंगे, जब हम HYV सीड्स का यूज़ करेंगे, जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, जब हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे, जब हम पेस्टिसाइड्स का इन सब का यूज़ करेंगे तो इससे कुछ तो होगा, कुछ तो हमारे यहाँ चेंज देखने को मिलेगा। दैट इज ए लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज अ लेवल ऑफ आउटपुट। जो हमारा आउटपुट है या जो हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, उनमें कुछ तो बदलाव आएगा। जब हमने अपने टोटल ही टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को चेंज कर देंगे, हमारे लेवल ऑफ प्रोडक्शन और लेवल ऑफ आउटपुट को जब हम चेंज कर देंगे तो इससे हमारे इकोनॉमी में एक नया रिवॉल्यूशन निकल के आएगा जिसको बोलते हैं हम ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम, ग्रीन रिवॉल्यूशन। हमने नॉर्मली बचपन से सुनते आते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पर पढ़ेंगे दैट इज अ हरित क्रांति। ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या बोलते हैं, हरित क्रांति। एक नई क्रांति लेके आ गया जिसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से बोला हुआ है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का पहले हमें मीनिंग जानना पड़ेगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ से आया, क्या मतलब हुआ। ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक को बोला हुआ है ग्रीन, ग्रीन का मतलब हो गया क्रॉप्स, ग्रीन का क्या मतलब हो गया, क्रॉप्स। और दूसरा वर्ड जो बोला हुआ है दैट इज ए रिवॉल्यूशन, दैट इज अ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया स्पुट, स्प्रूट का मतलब हो गया राइज। जब हमारे प्रोडक्शन में राइज हो जाएगा, चीज़ों के बढ़ना शुरू हो जाएगा तो उसे बोला हुआ है ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो अराउंड अक्टूबर 1965 के आसपास आया। और इसको शुरू करने का मतलब जो इसको बेनिफिट्स का जाता है कि किसने इसे बोला हुआ है, तो दैट इज ए प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉन्ग, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉन्ग, नॉर्मन बोरलॉन्ग जो एक मेक्सिको के साइंटिस्ट थे।
ये कहाँ के थे? मैक्सिको के साइंटिस्ट थे। और अगर हम इंडिया में बोले तो उसका बोलते हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, जिसे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है इंडिया में। वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे तो दैट इज ए प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉन्ग, और इंडिया की बात करेंगे तो दैट इज ए MS स्वामीनाथन। अब ध्यान देने वाली बात है, जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन था ये इंडिया में 2 फेस में किया। कितने फेस में कर रखा है? 2 फेस में इसको इंडिया में फैलाया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन को। 2 फेस, जो फेज़ 1 है, जो हमारा फेज़ 1 है दैट इज ए मिड 1960s 1960 से लेकर 1970 तक के बीच के आसपास चलाया। और जो सेकंड फेज था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन का दैट इज अ मिड 1970 से लेकर 1980 तक के बीच में चला रखा है। तो 2 फेज में इसको चलाया गया है। अब हम टॉपिक्स को लाते हैं HYV सीड्स का। क्या क्या हमने टेक्नोलॉजी लाया, हमने जब ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया तो हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजी आए? HYV टेक्नोलॉजी हमारा सब टॉपिक्स आएगा, दैट इज HYV टेक्नोलॉजी। ये HYV टेक्नोलॉजी होता क्या है, इसे हमें क्या देखने को मिला? हमने यहाँ पर यूज किया HYV सीड्स का। किसका यूज किया? यूज ऑफ HYV सीड्स। जो HYV सीड्स हैं इसने क्या किया? रिप्लेस, किसको रिप्लेस किया? HYV सीड ने रिप्लेस किसको किया? कन्वेंशनल वैरायटीज़, जो हम पुराने वाले बीज वगैरह यूज़ कर रहे थे उसको अब चेंज करके हमने किसका यूज़ किया? HYV सीड्स का यूज़ कर दिया। HYV सीड से क्या हुआ? हमारे यहाँ जो क्रॉप है उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होने बैठ गया। अब किस किस क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ? खास तौर पर व्हीट, बाजरा, राइस, मेज, ज्वार और कॉटन। खास तौर पर इन क्रॉप्स का प्रोडक्शन बम्पर अमाउंट पे हो गया जब हमने HYV सीड्स का यूज किया। तो ये HYV सीड्स में पूछा जाता है किसके कौन कौन सा चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, तो आप बोलोगे व्हीट, आप बोलोगे राइस, आप बोलोगे मेज, आप बोलोगे ज्वार, आप बोलोगे बाजरा, आप बोलोगे कॉटन। तो हमने HYV सीड्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। दूसरा हमने क्या किया? यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर मतलब इससे पहले जो हम ओल्डेस्ट मेथड चलाते थे, काऊ डंग वगैरह होते थे या पत्ते वगैरह रहते थे, इनका यूज वगैरह करते थे। अब हमने इनके यूज करने के अलावा हमने क्या कर दिया? अब फर्टिलाइजर का यूज करने बैठ गए, मतलब सिंपल से बोले खाद का यूज करने लग गए। किसका यूज करने लगे? खाद का यूज करने लगे। और इससे जो हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल है, जो फर्टिलिटी लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। थर्ड जो आएगा, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो कीड़े मारने वाली दवाइयाँ वगैरह रहती हैं, इन सब का यूज़ करना शुरू कर दे। इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़े मारने वाले, और पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड मतलब जो कभी कभी कोई जानवर वगैरह भी होता है, छोटे मोटे जो इंसेक्ट वगैरह रहता है, ये भी क्या क्या हमारे फसल को बर्बाद कर देते थे। इन चीज़ों से बचने के लिए, इनसे क्या होगा? जो हमारे डिजीज़ वगैरह हैं, जो बीमारी वगैरह है, जो जैसे सपोज मान लो आपने भिंडी लगा रखे हैं, या भिंडी लगाते तो वो कीड़े मकोड़े ज़मीन से उसका भिंडी के पौध को आगे बढ़ने नहीं देते, तो उनका क्या कर दिया हमने? उनके बचाने के लिए हमने पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना भी शुरू कर दिया। और चौथा जो हमने इसका यूज़ कर रखा है, अब हमारे यहाँ एक्सपेंशन हो गया, बढ़ने लग गया। क्या बढ़ने लग गया? एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, ऑफ इरिगेशन। अब नदी, नाले, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा, इस हिसाब से चीज़ों का अब इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाने लगी। तो पहले हम ट्रेडिशनल तरीक़ा से थे, बरसात आएगी तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन ठीक हो गया। अब हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ कर दिया, अब हमने तकनीक का यूज़ कर दिया, अब हमने तकनीकी का यूज़ कर रखा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमने अब कुआं बनाना शुरू कर दिया, तालाब बनाना शुरू कर दिया, बावड़ी बनाना शुरू कर दिया, नलकूप वगैरह बनाना शुरू कर दिया। तो इन चीज़ों से क्या हो गया कि जब हमें ज़रूरत पड़ी तब हमें पानी आसानी से मिल रहा था, वरना पहले हमारे पास पानी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो ये हमारे लिए एक प्रकार से फ़ायदा वाला चीज़ें रह गया है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लग गया। तो
तो अब हमारा जो सब टॉपिक्स है दैट इज अ गेन्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, दैट इज अ गेन मतलब हमें फ़ायदा क्या मिला, गेन्स या पॉजिटिविटी किसका, ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमें क्या क्या फ़ायदा मिला। तो आपको फ़ायदा की बात करेंगे तो सबसे पहले फ़ायदा यह हो गया स्प्रूट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, स्प्रूट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी। भैया अब जो हमारे क्रॉप है उनका प्रोडक्शन पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होने लग गया, हेक्टर्स ऑफ हेक्टर्स में अब चीज़ों का प्रोडक्शन होना, क्योंकि हमने टोटली उनके जीन वगैरह चेंज कर दिए थे, खाद वगैरह का यूज़ कर रहे थे, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह का यूज़ कर दे रहे थे। अगला हुआ एरिया ऑफ कल्टीवेशन बढ़ गया, एरिया अंडर कल्टीवेशन। पहले कुछ ज़मीन ऐसी थी कि जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं कर सकते थे, अब वो खाद वगैरह का यूज़ करके उस ज़मीन को भी हमने फर्टिलिटी लेवल तक के लिए बना दिया, तो दैट इज़ एरिया इंक्रीज अंडर कल्टीवेशन। थर्ड आ गया जो मेन पॉइंट आता है, शिफ्ट फ्रॉम कैश क्रॉप फॉर शिफ्टिंग टू कैश क्रॉप। अब हमने शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस फार्मिंग, सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब हुआ पहले जो हम खेती बाड़ी करते थे वो अपने जीवन जीने के लिए करते थे, भाई इतना खेती बाड़ी करो कि अपना काम भी निकाला जाए। अब हम शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस फार्मिंग टू आ गया दैट इज ए कॉमर्शियल फार्मिंग। अब हमारे पास चीज़ें ज़्यादा होने बैठ गए तो अब हमने इनको बेचना भी शुरू कर दिया, तो सब्सटेंस फार्मिंग से हम कहाँ पर बढ़ गए हैं, अब कॉमर्शियल फार्मिंग। अब चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो हर कोई उस चीज़ों को खरीदने के लिए भी शुरुआत रह जाता था कि बोलता हाँ भाई ठीक है अब हम इसे खरीद सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें भी बनने लग गया था, तो क्या हो गया अब हम हो गए सेल्फ सफिशिएंट, चीज़ें ज़्यादा हो गई तो भैया अब हम इसे बेच भी सकते हैं और जितने हमें ज़रूरत है हम उसी चीज़ का ही प्रोडक्शन वगैरह भी करेंगे। तो ये हमारे एक प्रकार से कहीं ना कहीं हम बोलें ये हमारे पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा था ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। तो पॉजिटिव पॉइंट बोलेगा एक तो प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, कल्टीवेशन एरिया जहाँ पर पहले खेती बाड़ी नहीं कर सकते अब वहाँ पर खेती बाड़ी करने लग गए, लोग अब पुराने पैटर्न को चेंज करके अब कॉमर्शियल फार्मिंग बेचने वाले सिस्टम पे भी आ गए हैं। अब लोगों के पास सेल्फ सफिशिएंट हो गया, लोग प्रोडक्शन अब ज़्यादा हो गया तो वो अपने पर आत्मनिर्भर वगैरह हो गया, उनको दूसरे पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो दैट इज ए पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन हर चीज़ के कुछ ना कुछ लिमिटेशन होते हैं। क्या हर जगह ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेस हुआ, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन उसी जगह पर सक्सेस हुआ जहाँ पर हमारे पास पानी की सुविधाएं बहुत अच्छी थी, वो एरिया जहाँ पर लैंड फर्टाइल वगैरह थे, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से दिक्कतें आ जाती है। तो लिमिटेशन में हम फर्स्ट इसके अंदर रखा है दैट इज अ लिमिटेड क्रॉप्स, दैट इज अ लिमिटेड क्रॉप्स। क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन हर क्रॉप्स पर चला था, जी नहीं। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो चला था वीट मेज राइस ज्वार बाजरा और कॉटन, जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हर जगह चलना था फिर बाकी जगह क्यों नहीं चला, जैसे कि इससे क्या हुआ दिक्कतें आने लग गए, जैसा प्याज का हो गया, आलू वगैरह हो गए, टमाटर वगैरह हो गए, भिंडी वगैरह हो गया, इन जगह पर ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं चला, सिर्फ राइस वीट मेज ज्वार तक ही सीमित रह गया। पल्सेस वगैरह को भी ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह इसका देखने को नहीं मिल रखा है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या हुआ, अनइवन स्प्रेड, अनइवन स्प्रेड का मतलब हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी पूरा इंडिया पर नहीं चला। अगर हम ये बात करें इंडिया की तो जो हमारा ग्रीन, ये हमारा एक एग्जांपल बता रहे हैं, ये इंडिया है, तो जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो ज़्यादातर सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित रह गया था। क्यों रह गया था, क्योंकि यहाँ पर क्या है रिवर है, नदियाँ वगैरह हैं, यहाँ पर लैंड थोड़ा फर्टाइल्स वगैरह है, पेनिनसुलर रिवर नहीं है हिमालयन रिवर है, तो नदी होगी तो वो चीज़ें वहीं पर हुआ। जबकि जो अगर हम सदर्न इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हो रखा है, जब होना चाहिए था तो उसने सब जगह होना चाहिए था लेकिन सब जगह नहीं हो रखा, ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र तक ही सीमित रह गया, जबकि ये कभी हमारे सदर्न इंडिया तमिलनाडु कर्नाटका महाराष्ट्र था, इन जगहों पर ये ज़्यादा फैला नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, इससे इकोनॉमिकल डिवाइड हो गया, इकोनॉमिक डिवाइड हो गया। इकोनॉमिक डिवाइड का मतलब हुआ जहाँ जहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन चला वहाँ पर लोगों ने बहुत पैसा कमाया, और जहाँ जहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं चला वहाँ पर लोगों ने पैसा नहीं कमा रखा है। तो ये क्या हो गया,
रीजनल डिस्पैरिटीज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया नॉर्थ और सदर्न इंडिया का। भाई इंडिया है तो पूरा इंडिया के लिए होना चाहिए था, लेकिन इसे हमारे इकोनॉमी में भी डिवाइड वगैरह हो गया। जिनके पास पैसे थे वो अमीर बंदा और अमीर हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप आपको पैसे से खाद वगैरह खरीदोगे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स केमिकल खरीदोगे, और जिनके पास नहीं है वो कहाँ से खरीदेंगे? जब वो कहाँ से खरीदेंगे नहीं, तो भैया वो गरीब के गरीब वगैरह ही रह जाएंगे। ये भी एक प्रकार की हमारे दिक्कतें हो गई हैं। और जो नेक्स्ट आता है दैट इज ए लिमिटेड फार्मिंग, दैट इज अ लिमिटेड फार्मिंग। लिमिटेड फार्मिंग का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो छोटे मोटे खेतों पर आसानी से नहीं हो पाता था, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ करना भी शुरू कर दिया था। अब किसी का मान लो छोटा सा कम हेक्टर में ज़मीन है, तो कम हेक्टर में ज़मीन तो खेती बाड़ी करेगा तो वहाँ पर ट्रैक्टर चल ही नहीं पाएगा। हिली एरियाज में जहाँ पर है तो वहाँ पर आपका पानी आसानी से पहुँच नहीं पा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे पास एक प्रकार से दिक्कतें आने लग गई है। हम क्रॉप्स को ज़्यादा दिन तक सेव करके भी नहीं रख पाए थे, तो ये भी हमारे लिए दिक्कतें आ गई हैं। हर चीज़ के पॉजिटिव असर भी होते हैं और नेगेटिव असर भी होते हैं, तो हमने दोनों का ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपने इस चीज़ को फोकस करना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया था, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रखी थी, कौन कौन सा क्रॉप को स्पेशल फोकस किया गया था, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट थे, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट थे। मैंने इस वीडियो में कोशिश किया कि आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के पूरे टॉपिक्स को कवर कराया जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके आगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेंगे कि हमने 1950 से लेकर 1990 तक हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। तब तक के लिए थैंक यू।